आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, एसक्यूएल डेटा टाइप्स के बारे में और डिफरेंट कीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिलेशनल डेटा मॉडल। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि डेटा मॉडल क्या होता है। DBMS model refers to the architecture for how data is stored, organized and manipulated in database। जो डीबीएमएस मॉडल होता है वो मेनली बताता है कि कोई भी डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है और मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो मैनिपुलेट करने कैसे मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। तो अगर हम डीबीएमएस मॉडल की बात करें तो डिफरेंट टाइप का डीबीएमएस मॉडल होता है। जैसे पहला है रिलेशनल मॉडल। जो रिलेशनल मॉडल है उसमें डेटा टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में। अगर हम हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो हायरार्किकल में जो डेटा है वो ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होते हैं, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल। अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करें तो नेटवर्क भी ट्री लाइक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल मॉडल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ क्लोज्ड पाथ भी बनते हैं। इट यूजेस पॉइंटर्स टू नेविगेट थ्रू डेटा। और नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तो इसमें डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, इसमें हमें मेनली रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। अगर हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करें तो इसको ईएफ कोड के द्वारा प्रपोज किया गया था 1970 में। In simple words, we can say that relational data model is a model which uses relation to organize their data। Relation means क्या होता है? टेबल। और टेबल में हम जानते हैं कि कोई भी डेटा जो है वो रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो जो भी रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं ईआर मॉडल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ईआर डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ईआर डायग्राम को रिलेशनल डेटा मॉडल में हम कन्वर्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी आरडी आरडीवीएमएस सॉफ्टवेयर जैसे कि एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल, इसका हम यूज करके और इस डेटा को रिलेशनल डेटा मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग कंसेप्चुअल डेटा मॉडल यूजिंग ईआर डायग्राम वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रिलेशनल डेटा मॉडल so that we can implement using any RDBMS language like MySQL, Oracle SQL। कहने का मतलब क्या है कि रिलेशनल डेटा मॉडल में भी डिफरेंट लॉजिक का हमें पढ़ना होता है, डिफरेंट रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है और उसके लिए हम ईआर मॉडल को जानेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होते हैं? कंसेप्चुअल डेटा मॉडल इज यूज्ड टू कैप्चर द मीनिंग ऑफ डेटा from viewpoint of the user and try to represent it using data model tools like ER diagram and object oriented diagram। कहने का मतलब कि कोई भी डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला काम तो होता है डेटा को कैप्चर करना। उसके बाद जो हम यूजर को दिखाते हैं तो यूजर को दिखाने के लिए डिफरेंट डेटा मॉडल टूल हम यूज कर सकते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टूल है ईआर डायग्राम और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईआर मॉडल की अगर हम बात करें तो ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल टूल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट conceptual data model। Let's see some basic tools of ER model।
जैसे ईआर मॉडल में कुछ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल सिंबल है। इसी तरह अगर रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहें तो डायमंड सिंबल है और एट्रीब्यूट को ओवल शेप से हम डिनोट कर सकते हैं। एंटिटी यानी कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, जैसे कि कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट, इसको हमें एंटिटी का बोलना होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है कि टू और मोर एंटिटी के बीच में जो भी रिलेशन है, जो इंटरकनेक्शन है, उसको शो करने के लिए रिलेशनशिप का यूज करते हैं और ये डायमंड शेप से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट यानी कि प्रॉपर्टी। मतलब किसी एंटिटी की या रिलेशनशिप टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग ओवल शेप का यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा सिर्फ कंसेप्ट था कि ईआर डायग्राम क्या होता है। जो भी रिलेशन होते हैं उसको हम रिलेशन को ईआर डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करें तो रिलेशनल मॉडल में कुछ डिफरेंट टर्म है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो पहला टर्म है रिलेशन यानी कि टेबल। Relation is also known as table, and a table is the collection of related data and information in the form of row and column. यानी रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेबल। रिलेशन इज कंपोज्ड ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम के फॉर्म में किसी भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है रो, टपल और रिकॉर्ड। यानी कोई भी हमारे पास टेबल है, उस टेबल में डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। तो रो का दूसरा नाम जो है वो है टपल और एक और नाम है रिकॉर्ड। रो रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ टेबल रिलेशन। रो इज आल्सो नोन एज टपल और रिकॉर्ड। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर एक टेबल है, तो इस टेबल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो इस टेबल में ये जो हेडर है ये हॉरिजेंटल रो को इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा रो है, टपल है और रिकॉर्ड है। इसमें टेबल का हेडर हम काउंट नहीं करते, जो डेटा है वो मेनली हमारा रिकॉर्ड होता है। बट हम रिप्रेजेंट यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो हमारा हॉरिजेंटल फॉर्म है, हॉरिजेंटल रो को हम रो, टपल या रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉलम और एट्रीब्यूट। अगर हम कॉलम और एट्रीब्यूट की बात करें तो कॉलम रिप्रेजेंट वर्टिकल फॉर्म ऑफ टेबल रिलेशन। यानी कोई भी टेबल है, टेबल का अगर वर्टिकल फॉर्म होगा, इस तरह से अगर हम एक एक करके सबको देखें तो ये वर्टिकल फॉर्म है जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। और टेबल की अगर हम बात करें तो रिलेशन को इसको जो मतलब वर्टिकल फॉर्म है इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे रो को टपल और रिकॉर्ड बोलते हैं, वैसे ही जो टेबल है, टेबल को हम बोल रहे हैं कॉलम को एक तो एट्रीब्यूट और एक और नाम है फील्ड। तो ये तीन तीन नाम है, ये हमें ध्यान में रखना है। रो, टपल और रिकॉर्ड सेम चीज है, एट्रीब्यूट, कॉलम और फील्ड ये सेम चीज है। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी और डिग्री। दो वर्ड है। जब भी हम बात करें कार्डिनलिटी की तो हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ रो, रिकॉर्ड या टपल जो भी है इसको हम काउंट करेंगे। जितनी वैल्यू होगी वो टेबल की कार्डिनलिटी होगी। अब इस टेबल में हम ध्यान से देखें तो टोटल 6 रो है। अगर टोटल 6 रो है तो इसका मतलब इस टेबल की जो कार्डिनलिटी है वो 6 है। ऐसे ही अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में क्या होता है, जो पर्टिकुलर कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी भी टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम काउंट करते हैं
तो इसे बोला जाता है डिग्री। तो ये कुछ टर्म थे जो कि रिलेशनल डेटा मॉडल से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म है डोमेन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक कॉलम के अंदर सेम टाइप की वैल्यू है। जैसे रोल नंबर में है तो सारी वैल्यू न्यूमेरिक है, नेम में सारा स्ट्रिंग टाइप का जिसको हम वैरचर बोलते हैं ऐसी वैल्यू है, क्लास में न्यूमेरिक वैल्यू है, सब्जेक्ट में भी वैरचर टाइप का है। आखिर वैसे हम ये डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तो इसका टाइप और अच्छे से क्लियर होगा। तो डोमेन क्या है? डोमेन मेनली है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और रेंज ऑफ वैलिड वैल्यू या फिर सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन होल्ड। मतलब एक कॉलम में जो भी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। अ डोमेन ऑफ डेटाबेस इज सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू, यानी जिसको हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर कॉलम का जो एटॉमिक वैल्यू होता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में सीरियल नंबर में क्या है, जितने भी रोल नंबर्स हैं वो रोल नंबर्स हम यहाँ पर लिखते हैं और रोल नंबर सारे ही न्यूमेरिक टाइप के हैं। अगर हम नेम की बात करते हैं तो इस कॉलम में जितना भी होगा सब नेम ही होगा। एड्रेस की अगर हम एड्रेस की बात करते हैं तो इसमें सारा एड्रेस ही होगा। जेंडर में क्या है, एम या एफ होगा या फिर टी भी हो सकता है ट्रांसजेंडर के केस में। ऐसे ही अगर हम स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स, इस तरह से डिफरेंट यहाँ पर वैल्यू हो सकते हैं। मतलब जितने कॉलम हैं सारे कॉलम की एक अलग अलग वैल्यू है और वो सिमिलर टाइप के वैल्यू को ही सिर्फ होल्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर टाइप की वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉलम का डोमेन हो गया। तो ये कुछ टर्म थे जो हमने रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में देखा और ये बेसिक कंसेप्ट था रिलेशनल डेटा मॉडल का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। डेटा टाइप्स क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कॉलम जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा, यानी किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, वो मेनली डेटा टाइप बताता है। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो जैसे एक कॉलम है, एक कॉलम में कुछ खास वैल्यू ही है जो कि परमिटेड होता है। हर एक कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू परमिटेड होती है और उस परमिटेड वैल्यू के टाइप को हम बोलते हैं डेटा टाइप। हर एक कॉलम का अपना नाम होता है और एसोसिएटेड डेटा टाइप होते हैं। जब कभी भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने में हमें कॉलम क्रिएट करना होता है और उससे एसोसिएटेड डेटा टाइप हमें लिखना होता है। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है। जैसे न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास वैल्यू है इंटीजर, फ्लोट और एक है डेसिमल और न्यूमेरिक। अगर हम इंटीजर की बात करें तो बिना पॉइंट वाली सारी वैल्यू इंटीजर में आएगी। फ्लोट के केस में क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास और भी वैल्यू है जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेसिमल वैल्यू और न्यूमेरिक। तो इस तरह से क्या है कि हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैरेक्टर के लिए क्या है, अगर हम कैर यूज करते हैं तो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग जो होगी, मतलब कोई भी स्ट्रिंग को हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है,
कि लेंथ इसका फिक्स होगा और इसमें मेमोरी वेस्टेज ज्यादा होती है। अगर varchar की बात करते हैं तो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि हमने साइज डिफाइन कर दिया 20, तो varchar के केस में 20 में अगर मान लो कि हमने 10 ही यूज किया तो 10 हमारा दूसरे डेटा को स्टोर करने के काम आ जाएगा। लेकिन कैर में ऐसा नहीं होता, कैर में लेंथ फिक्स हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उतनी मेमोरी स्पेस असाइन हो जाएगी और डेटा जो मेमोरी है वो वेस्ट होगा। नेक्स्ट टेक्स्ट टाइप है, ये भी क्या है, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर है और इसमें स्पेसिफाई नहीं करते हम लोग लेंथ को। नेक्स्ट डेट एंड टाइम टाइप, अगर डेट की बात करें, डेट सिर्फ डेट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, टाइम में सिर्फ टाइम को डिफाइन करते हैं। और डेट टाइम और टाइम स्टैम्प नाम का डेटा टाइप अगर होगा तो उसमें डेट और टाइम दोनों कंबाइंड रूप से हम डिफाइन करते हैं। अगर अदर डेटा टाइप की हम बात करें तो एक नल वैल्यू होता है, नल डेटा टाइप, जो कि मिसिंग वैल्यू, अननोन वैल्यू या फिर एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक एनम डेटा टाइप होता है जो कि सेट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यू को डिनोट करता है। तो ये कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप हैं जो कि हम लोग एसक्यूएल में यूज करते हैं। इसको हम एक बार टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप को अगर हमें डिफाइन करना होगा, इंटीजर है तो उसे हमें इंट या फिर इंटीजर डिनोट कर सकते हैं। इसी में स्मॉल इंट, टिनी इंट और मीडियम इंट, बिग इंट, चार तरह का इंटीजर होता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज का डेटा यहाँ पर डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम है उसमें ये सब रेयर आता है, बहुत कम ही रहता है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट अगर है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। बट इंटीजर ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही फ्लोट के केस में क्या है, फ्लोट, उसके बाद फ्लोट के ब्रैकेट में हम लिखते हैं साइज, और दूसरा डी जो है वो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इस तरह से हम न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट रेंज दिया हुआ है। हालांकि ये इतना याद नहीं रहता है, फिर भी आप जितना याद रख सकते हैं इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें दो डेटा टाइप है, एक कैर और एक वेरचर। अगर हम कैर की बात करें तो कैर में फिक्स साइज होता है और जो भी हम डिफाइन करते हैं वो डेटा मतलब साइज फिक्स हो जाता है। अगर हम कैर डेटा टाइप की बात करें तो 0 to 255 लेंथ का हो सकता है और बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो कैर की 1 है। इसमें मेमोरी वेस्ट होती है क्योंकि जितना साइज हम डिफाइन कर दें उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाती है, चाहे जो डेटा है उसकी साइज कम क्यों ना हो। लेकिन वेरचर में क्या है, वेरचर की रेंज होती है 0 to 65535 और ये वेरिएबल लेंथ में यूज होता है। जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो उस टाइम में मैक्सिमम साइज देते हैं। उसके बाद अगर डेटा जो है इससे कम होता है तो बाकी मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती, वो दूसरे डेटा के लिए यूज हो जाता है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेट एंड टाइम डेटा टाइप में क्या है कि अगर हम डेट को डिफाइन करें तो डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, 4 डिजिट में ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। और अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है वो 2 डिजिट में आवर, मंथ और सेकेंड, इस तरह से सपोर्ट करता है। तो जो भी फॉर्मेट है उसका हमें ध्यान में रखना है। अगर हम फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं तो एग्जाम में गलतियां होती है, तो हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए ताकि फॉर्मेट के हिसाब से ही हम आउटपुट भी लिख सकें। तो ये था एसक्यूएल डेटा टाइप के बारे में। अब आज का लास्ट टॉपिक है कीज। अगर हम कीज की बात करते हैं
तो डेटाबेस में जो की है वो किसी भी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। जैसे इन डेटाबेस की इज कॉलम व्हिच इज यूज्ड टू फेच, एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव रो इन अ टेबल। मतलब इस की का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को फेच कर सकते हैं। और वी कैन से दैट कीज आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ टेबल थ्रू कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। अगर हम की बात करें तो की हेल्प से क्या होता है कि हम लोग किसी भी कॉलम को या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू एक्सट्रैक्ट एनी पार्टिकुलर रो फ्रॉम अ टेबल वी नीड अ की एट्रीब्यूट व्हिच कैन कंटेन यूनिक वैल्यू। यानी जब भी हमें किसी पार्टिकुलर रो को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए हमें यूनिक वैल्यू की नीड होती है, और वो यूनिक वैल्यू को हम की कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस टेबल को कंसीडर करते हैं, इस टेबल में वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। सबसे पहले अगर हम टेबल को देखें तो इस टेबल में टोटल 4 कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और जेंडर। टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अगर हम बात करें तो एक टेबल के अंदर अगर प्राइमरी की हो तो प्राइमरी की हमेशा एक होता है, लेकिन कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकते हैं। यानी ऐसी की, ऐसा कॉलम जो यूनिक हो और प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, जिसकी वैल्यू यूनिक हो और नॉट नल हो। एक एक करके हम की के बारे में पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट है प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर which identify unique record in a particular table. It must contain unique value for each record and primary key attribute cannot be null. A table can have only one primary key. अब इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो टेबल के अंदर जितने भी हैं लगभग हर एक डेटा जो है वो यूनिक है। और ये यूनिक है, जैसे कॉलम, इस कॉलम की बात करें नेम कॉलम की, तो ये भी क्या है, इसमें भी लगभग वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है। हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से, तो ये हमारा कैंडिडेट की हो सकता है। एड्रेस जो है ये भी कैंडिडेट की हो सकता है क्योंकि ये भी यूनिक हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर में तो 2-3 ही ऑप्शन होते हैं गिन के, तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट की नहीं हो सकता है, नेम कैंडिडेट की हो सकते हैं, एड्रेस कैंडिडेट की हो सकते हैं, और एम्प्लॉय आईडी भी कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो ज्यादातर वैल्यू जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने वाली वैल्यू है। यानी इसमें यूनिक वैल्यू कंटेन हो सकती है और ये नॉट नल भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय आईडी होगी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, एड्रेस होगा। अब इस केस में क्या है कि जितना भी कॉलम यूनिक वैल्यू होल्ड कर सकता है वो सारे ही कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। अगर हम कैंडिडेट की में से एक की को कंसीडर कर लें जो कि प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो, मतलब उसमें सारी वैल्यू यूनिक हो। अगर हम बात करें कि हमारे पास कैंडिडेट की है एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस, 3 एम्प्लॉय आईडी है। अब इस तीनों में से कौन सी ऐसी की होगी जिसको कि हम प्राइमरी की बना सकते हैं? तो एम्प्लॉय आईडी में कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। सबसे बेस्ट सुटेबल है कि हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाएं। तो प्राइमरी की के केस में अगर हम इस टेबल को कंसीडर करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गया, नेम और एड्रेस जो है वो कैंडिडेट की ही रह गया। अगर हम सिर्फ कैंडिडेट की बात करें तो ऐसा की
जो कि प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो। तो प्राइमरी की बनने के लिए जो एलिजिबल है वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस। मतलब ये तीनों कॉलम जो है वो है कैंडिडेट की। इसमें से हमने एक प्राइमरी की निकाल लिया एम्प्लॉय आईडी। तो इसका मतलब क्या है कि दो बच गया हमारे पास नेम और एड्रेस। तो नेम और एड्रेस को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। यानी कि हमने कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो जो रिमेनिंग होता है उसे हम अल्टरनेट की बोलते हैं। अब हम इस टेबल की बजाय हम डेफिनेशन से देखते हैं। टेबल में तो हमने समझ लिया कि जो जेंडर है वो कैंडिडेट की नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यू यूनिक होने के चांसेस है ही नहीं। लेकिन क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस। एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस जो है वो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यू भी होगी और नॉट नल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हम इस तीन कॉलम में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट सुटेबल है वो एम्प्लॉय आईडी है प्राइमरी की बनने के लिए। तो जब हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो हमारे पास जो अदर कैंडिडेट की बच रहे हैं वो कैंडिडेट की अल्टरनेट की कहलाते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे प्राइमरी की का हमने देखा कि प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जो कि यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मस्ट बी अ कैंडिडेट की। यानी कैंडिडेट की में से ही हमें प्राइमरी की सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑल कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकता। प्राइम कैंडिडेट की में से एक की प्राइमरी की हो सकते हैं। अगर हम कैंडिडेट की बात करें, तो कैंडिडेट की आर दोज की विच आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी की एंड कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इन अ टेबल। मतलब ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो, उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की, एंड फ्रॉम सेट ऑफ दिस कैंडिडेट की वन कॉलम इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। मतलब क्या है, कैंडिडेट की जो है वो वन और मोर कॉलम का सेट हो सकता है जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि हमने देखा था कि जो टेबल था उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल था, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी को क्या किया, एज प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। तो रिमेनिंग जो बचा वो अल्टरनेट की हो गया। तो अगर हम अल्टरनेट की बात करें, आफ्टर सिलेक्टिंग प्राइमरी की फ्रॉम कैंडिडेट की, द रिमेनिंग कीज विच आर आल्सो एलिजिबल फॉर प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। यानी हमने कैंडिडेट की सिलेक्ट किए, कैंडिडेट की में से एक की हमने साइड कर लिया प्राइमरी की बनाने के लिए, तो जो रिमेनिंग बचे वो अल्टरनेट की बचे। तो एक और इम्पोर्टेंट की है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, इट इज द कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन टू टेबल। मतलब जब भी हम दो टेबल की बात करेंगे, दो टेबल लिंक करने की बात करेंगे, तो उस केस में फॉरेन की का कंसेप्ट आता है। मतलब फॉरेन की जो है वो दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में एक टेबल है स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर और कोर्स आईडी। दूसरे में क्या है, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। यानी कि पहला जो टेबल है उसकी प्राइमरी की तो कोई और है, स्टूडेंट आईडी को हम जनरली प्राइमरी की इस केस में लेंगे, क्योंकि कोर्स आईडी यहाँ पर क्या है, डिफरेंट हो सक सेम भी हो सकती है मल्टीपल स्टूडेंट की, तो ये यूनिक नहीं हो सकता। प्राइमरी की हमारी स्टूडेंट आईडी हो गई इस केस में, पहले टेबल के केस में। अगर हम दूसरे टेबल की बात करें, तो दूसरे टेबल के केस में क्या है कि हमारी जो प्राइमरी की है वो कोर्स आईडी है। तो कहने का मतलब एक टेबल के अंदर एक सिंपल कॉलम जो है
जिसमें यूनिक डेटा है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो दूसरे कॉलम में टेबल में प्राइमरी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन कॉलम है जो कि एक टेबल में प्राइमरी की तरह ट्रीट हो रहा है, तो दूसरे टेबल में ये फॉरेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब इस दोनों टेबल में जो कॉलम कॉमन कॉलम है, ये हमारा जो है ये फॉरेन की और प्राइमरी की के कंसेप्ट को होल्ड करेगा। It is an attribute whose value can be derived from primary key of some another table. जैसे क्या है, जो फॉरेन की है यहाँ पर, फॉरेन की को हम जब डिराइव करते हैं तो अनदर टेबल की प्राइमरी की से इस फॉरेन की का रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आता है, एक छोटा सा टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज द प्रोटोकॉल which is used to ensure that relation between record is valid and cannot change in related data। कहने का मतलब क्या है कि दो टेबल के बीच का रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया। अब इसमें क्या है कि कोर्स आईडी है C001234 5, डेटा इसमें भी सेम है 12345 ही है लेकिन रिपीटेड है। तो अगर हम एक टेबल से मान लो कि हम 2 को डिलीट कर दें लेकिन दूसरे में ये एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब ये वैलिड रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम इसमें से 4 को डिलीट कर दें लेकिन 4 हमारा पहले टेबल में है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि जो रिलेशन होगा वो इनवैलिड होगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यही इंश्योर करता है कि जो भी कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है, जो डेटा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए रिलेटेड डेटा। अगर ऐसा होता है तो जो मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा और वैलिड रिलेशन नहीं होगा। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट यही कहता है। अब आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा, एक तो रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़े, दूसरा हमने पढ़ा एसक्यूएल डेटा टाइप के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा एसक्यूएल कीज के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।